कोलिजन का एक पार्ट रह गया था हमारा, उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम रोटेशन में थोड़ा सेंटर ऑफ मास करेंगे, है ना। 2 डायमेंशन का थोड़ा सा हमें रह गया था, कोलिजन इन 2 डायमेंशन। कोलिजन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। तो 2 डायमेंशन में डायग्राम हमारा वही लास्ट वाला डायग्राम का वर्क करेगा इसमें, कि एक पार्टिकल आपका ये पुट है, ठीक है, एंड इट कोलाइड विद अनदर पार्टिकल and both particle moves, suppose this is m1 and m2, so this is m1 moves in this direction and m2 goes in this direction, so there is some angle between these, यानी θ1 and θ2, ठीक है। तो इसमें जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन लेंगे, so फर्स्ट वी अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन। सो इसका सपोज वेलोसिटी इज v1 एंड इट्स वेलोसिटी इज ये रेस्ट पे है यानी 0, और इसका वेलोसिटी होगा दिस इज v1 डैश एंड दिस इज v2 डैश, ठीक है। ओके, तो नाउ वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन लॉ। तो यहाँ से हमको देखा फर्स्ट अगर हम लगाएं तो इसमें देखिए हम एक्सिस वाइज करेंगे, यानी अब इसमें 2 डायमेंशन में एक्स एक्सिस का हम देख लेंगे और वहीं हम वाई एक्सिस का भी कंजर्वेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस में हमारा देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, अगर हम इसका वेलोसिटी का अगर हम वेक्टर वो ले लें, आपका इसका कंपोनेंट फॉर्म में डिवाइड कर दें, तो ये हो गया आपका दिस इज योर v1 डैश cos θ1, ठीक है, और v2 का कंपोनेंट हो गया दैट इज v2 डैश cos θ2, और यही इसका वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, इट्स v1 डैश sin θ1, और यहाँ से हमको दैट इज इन द फॉर्म इट्स v2 डैश sin थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अब हम इस पे कंजर्वेशन लॉ अगर लगाएं, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ वो बताएगा आपका कि पहले हम इसमें एक्स एक्सिस में कर लें। एक्स एक्सिस में अगर हम कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं तो यहाँ से हमको मिलेगा m1 v1 इक्वल टू, ये वाला पार्ट 0 हो गया, एंड इट्स m1, ठीक है, इनटू v1 डैश cos θ1 प्लस m2 v2 डैश cos θ2, ठीक है। ये हमारा कंजर्वेशन इन योर एक्स एक्सिस में हो गया। अब इसी तरह अगर हम वाई एक्सिस में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं तो इसको हम यूवी में कर लेते हैं, ठीक है, इसमें डेरिवेशन नहीं है, आप यू इसे तो मैं सिंपल कर दिया, इनिशियल फाइनल हटा दिया ना मैंने, v1 डैश v2 डैश ना, ठीक है। तो है ना, तो आप किसको यू रखना चाहते हैं, वी रखना चाहते हैं, मतलब तो मैंने थोड़ा अब तो मैंने इनिशियल को यू रख देते हैं और फिर फाइनल को वी। ओके, तो इनिशियल को अगर यू रख देते हैं तो एक्स एक्सिस का भी हम वाई एक्सिस नहीं लिखते, तो ये हो गया m1 u इज इक्वल्स टू m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। अब ठीक है, हाँ, ये ठीक है, बेटर, ठीक है। तो ये हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन। अब हम वाई एक्सिस में लगा दें, तो वाई एक्सिस में हमारा देखें तो देखो ये वाला मोशन तो आपका एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में कोई मोशन तो है नहीं, तो वाई एक्सिस में आपका राइट हैंड साइड यानी इनिशियल जो है दैट इज 0। अब इनिशियली एक्स वाई एक्सिस में कोई मोशन नहीं हो रहा था, इनिशियली देयर इज नो मोशन इन योर वाई एक्सिस, सो 0 इज इक्वल्स टू, एंड वाई में आपका m1 e1 sin θ1 माइनस m2, ये वाला आपका अप में पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, पॉजिटिव वाई, और ये आपका निगेटिव वाई हो गया, तो ये हो गया माइनस का m2 v2 cos सॉरी इट्स sin θ2, ओके, या sin θ2।
तो दिस इज अवर कंजर्वेशन लॉ या मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ इन 2 डायमेंशन, ये हमने तीनों में देख लिया। ठीक है, नाउ अब हम इसको डिफाइन करेंगे नेक्स्ट अवर या। तो इस पे आपका एनर्जी कंजर्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन तो आपका इट्स स्केलर क्वांटिटी, इट्स नॉट वेक्टर फॉर्म, है ना। तो वो आपका वही रहेगा हाफ ऑफ यानी m u स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, है ना, m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। So this is all about your conservation of energy and momentum in 2 dimension। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। इस चैप्टर में इतना ही है आपका। हमने इस चैप्टर में क्या क्या मतलब काफी कुछ किया है हमने। तो हमने स्टार्टिंग किया था इस चैप्टर में, सबसे पहले हमने इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था। ठीक है, और इसके बाद हमने वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद फिर हमने इसमें काइनेटिक एनर्जी को ब्रीफली डिस्कस किया था। और काइनेटिक एनर्जी के बाद फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम हमने देखा था फॉर योर वेरिएबल फोर्स। ठीक है, एंड देन फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया था ब्रीफली और अलग अलग सिस्टम के लिए, नहीं, जिसमें हमने स्प्रिंग सिस्टम को बहुत ब्रीफली और स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को काफी हमने ना डिस्कस किया था। पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी के बाद फिर हम आ गए थे पावर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, व्हाट इज पावर, एंड देन इसका सेकंड पार्ट जो कि था कोलिजन। इतना हमने इस चैप्टर में लगभग किया है ना। और इसमें भी बीच में कंजर्वेशन लॉ वगैरह भी डिस्कस किए थे। तो दीज आर द एक समरी की भाई हमने क्या क्या इसमें ओवरऑल डिस्कस किया। ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, which is system of particle and rotational motion। ये आई थिंक चैप्टर आपका 7 है। इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो ये पार्ट आपका ये चैप्टर में हम सबसे पहले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा मेन और जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा सेंटर ऑफ मास की स्टडी करना। एंड देन वापस हम सेंटर मास की स्टडी करके देन वी मूव टू स्टडी इट्स रोटेशनल मोशन, है ना, कि भाई रोटेशनल मोशन किस टाइप का होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जरा सेंटर ऑफ मास से हम पहले। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? ठीक है, कि आपका सेंटर ऑफ मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो एनी आइडिया अबाउट आपका सेंटर ऑफ मास के बारे में? हाँ नहीं। ओके, व्हाट इज हैपनिंग, एक मिनट रुके। या सेंटर ऑफ मास, तो देखो सेंटर ऑफ मास आपका वो प्रॉपर्टी होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट, है ना, का मास किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है, हर एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सपोज अब एक मतलब एक प्लेयर है, वो बॉल को अपने हाथ में ऐसे ऊपर की ओर उछालता है। ठीक है, ऊपर की ओर उछालेगा, तो अपने हाथ पे बॉलर्स करते नहीं, बॉलिंग से पहले अपना पहले बॉल को थोड़ा ऊपर की ओर उछालते हैं। तो देखो ये बॉल रोटेट कर रहा है ना, और ये ऊपर की ओर जा रहा है, रोटेट करते ऊपर की ओर। तो जब ये बॉल रोटेट करेगा तो आप देखेंगे ये इसका हर एक पॉइंट रोटेट करेगा, हर एक पॉइंट रोटेट करेगा, केवल एक पॉइंट को छोड़ के, है ना। तो जैसे आप देखो कोई कुछ बच्चे क्लास में कॉपी को अपनी उंगली पे नचाते हैं या बॉल को नचाते हैं, तो देखो उसमें हर एक पार्टिकल, यानी अगर कोई बॉल को अपनी फिंगर पे जैसे रोटेट करा रहा है, तो देखो उसपे हर एक पॉइंट इट्स रोटेटिंग अबाउट एक इट्स एक्सिस, है ना। इसी एक एक्सिस पे ये सारा का सारा पॉइंट आपके रोटेट कर रहे होंगे, बट वो एक्सिस यानी जो उसका सेंटर ऑफ मास है दैट इज नॉट रोटेटिंग, इट्स नॉट रोटेटिंग, इट्स फिक्स्ड। ठीक है, चाहे आप बॉल उछालने की कोशिश करें तो आपका सेंटर ऑफ मास है वो ट्रांसलेशन मोशन करेगा, बट ये सारे रोटेट करेंगे। Yes sir, what is translation motion? हाँ, ट्रांसलेशन मतलब
आपका ट्रांसलेट हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, यानी इससे लीनियर मोशन, ठीक है। हाँ, तो व्हेन ए बॉडी मूव्स विद रोटेटिंग, रोटेशन के साथ अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है एक डायरेक्शन, तो उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसलेट कर रहा है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना। सो देखिए ये एक पॉइंट पे ट्रांसलेट कर रहा है, मतलब इस लीनियरली मूविंग एट पर्टिकुलर, बट इसका सारे पॉइंट रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, इट्स वी कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, है ना, जिसपे वो पूरी तरीके से बैलेंस होता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप नहीं, अगर आप जैसे रॉड की बात करें, रॉड, सपोज दिस इज ए रॉड, ठीक है, ये रॉड, ठीक है। तो रॉड पे आप देखें, अगर ये रॉड आपका इस सेकंड डिवाइन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है, अब आप इस पे इधर से मान लो आके आप इधर से एक फोर्स लगाएं, तो क्या ये रॉड सीधा मूव करेगा? नहीं। अगर आप इस पे इधर से फोर्स लगाएं, सपोज नेक्स्ट आप इधर से फोर्स लगाएं, सपोज यू अप्लाई फोर्स समथिंग फ्रॉम हियर, तो भी नहीं करेगा। ये रॉड केवल तभी मूव करेगा व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स एट द सेंटर, यानी यहाँ मिडिल पे अप्लाई करेंगे, तब ये आपका लीनियरली मूव कर जाएगा, इट हैज सम लीनियर मोशन, है ना। तो इसका मतलब है इसका सेंटर ऑफ मास कुछ इस तरीके से कि वो यहाँ से कहीं जाएगा, समवेयर यहाँ से, दैट्स व्हाई, है ना, इट मूव्स लीनियरली, अदरवाइज इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट सेंटर ऑफ मास, कि आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, टोटल मास आपका कंसंट्रेटेड होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट वी डिफाइन सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के दो तरीके होते हैं, है ना, दो तरीके होते हैं सेंटर। रिजिड बॉडीज के लिए है। हाँ एग्जैक्टली, इज फॉर रिजिड बॉडीज, है ना। तो रिजिड बॉडी के अलावा, हाँ, तो रिजिड बॉडी के देखिए यहाँ पे दो निकालने के तरीके, एक तो आपने बताया जो रिजिड आपका इससे लाइक, है ना। तो एक है कि आपका रिजिड में भी आपका एक तो है आपकी जो बॉडी है दैट इज योर कॉन्टिन्यूअस मास का डिस्ट्रीब्यूशन, और एक है डिस्क्रीट मास का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बहुत सारा अलग अलग पॉइंट पे आपका मास है और उसका हमें टोटल मास निकालना है, जैसे कि मान लीजिए उस सिस्टम ऑफ मास का सिस्टम है, तो पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास जो कि नॉट कॉन्टिन्यूअस विच इज डिस्क्रीट, यानी अलग अलग पॉइंट पे कई सारे मास रखे हुए हैं, उनकी वजह से उनका टोटल सेंटर ऑफ मास हम निकालना, ठीक है। तो सपोज कीजिए लेट अस कंसीडर ए कलेक्शन ऑफ n पार्टिकल्स, हम n पार्टिकल्स का एक कलेक्शन ले लेते हैं, है ना, सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करने के लिए। तो सपोज है ना, मुझे 3 एक्सिस में, ओके, ये कुछ मैं डायग्राम ले लिया है मैंने, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कुछ आपके पास ये कुछ पार्टिकल्स हैं कई सारे, आई चूज सम लॉट ऑफ पार्टिकल्स, ओके, ये कुछ मैं पार्टिकल चूज कर ले रहा हूँ इस तरीके से, और इसे वाई एक्सिस भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्स है, ये वाई सुपर, दिस इज जेड एक्सिस, ओके। तो इसमें कोई पार्टिकल है जो ith पार्टिकल, यहाँ पे सब पार्टिकल है, ये m1 पार्टिकल ले लो, तो इसका पोजीशन हो गया x1, y1, z1, ठीक है। इसको आप m2 पार्टिकल ले लो, तो m2 जो कि x2, y2, z2, ठीक है। ये सब पोजीशन वाइज पार्टिकल मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन में दिखा रहा हूँ। तो सपोज देयर इज ith पार्टिकल व्हिच हैज कोऑर्डिनेट xi, yi, zi, ठीक है, ओके, है ना, ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शो कि भाई आपका ये जो एक्सिस है या ये सारे कोऑर्डिनेट्स जो एक्स आई है ना, इनको सेंटर ऑफ मास के फॉर्म में कैसे लिखा जाए, ठीक है। तो आयत पार्टिकल जिसका मास एम आई है एंड इट हैज कोऑर्डिनेट्स एक्स आई, वाई आई, जेड आई, ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। और अगर इनके मास से इनका अगर आप एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, सो वी कैन राइट द एक्स कोऑर्डिनेट विच इज जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा उसका कोऑर्डिनेट है को हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, इट्स कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 1/m, है ना, दिस इज द सम ऑफ टोटल, अभी हम इसको डिफाइन करेंगे। सर ये समझ नहीं आया। इनटू समेशन ओवर आई, हाँ एक, तो ऐसे समझे कि मान लीजिए ये आपका कोई कंप्लीट आपका डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, ठीक है, अलग अलग पार्टिकल आपके इस तरह कोऑर्डिनेट्स में आपके बिखरे, ठीक है।
दिस इज नॉट कंप्लीट पार्टिकल, दिस इज ए हम्म सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कई सारे पार्टिकल आपके इस तरीके से। हम्म सपोज ए पार्टिकल m1 है, सपोज दिस इज ए पार्टिकल m1 है ना, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं mi, xi, yi, zi, ठीक है। सपोज दिस इज ए पार्टिकल m2, ये वाला पार्टिकल m2 है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। ये मैं सपोज ए पार्टिकल m3 ले लेता हूँ, इसके हो गए x3, y3, z। तो इस तरह एक आयत पार्टिकल मैं ले लेता हूँ, आयत पार्टिकल। तो इन सारे पार्टिकल्स का इफ यू वांट टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, तो वो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स एक्सिस होगा, सेंटर ऑफ मास के भी तो तीन एक्सिस होंगे, तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई जेड। तो वो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स एक्सिस होगा, हमें नहीं पता कौन सा है, बट कोई है, वो इनमें से कोई एक पॉइंट होगा जो कि सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। सपोज कोई एक पार्ट होगा जो कि सेंटर ऑफ मास होगा, उसके कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं, दैट इज कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई कॉमा कैपिटल जेड, है ना। वो उसका क्या कनेक्शन होगा इन सारे x1 xi ये इनके साथ क्या कनेक्शन होगा, वही हम डिफाइन कर रहे हैं मैथमेटिकली, ठीक है। तो अभी मैं इस पे एक एग्जांपल भी कराएंगे। तो पहले तो ये देख लें कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो x हमने लिख लिया, दैट इज 1/m समेशन ओवर i mi xi, ठीक है। यानी x इज इक्वल्स टू 1/m इज नथिंग बट समेशन ओवर mi, है ना, एंड दिस इज समेशन ओवर mi xi। यानी इसके मास का, अगर इसके सारे पार्टिकल के मास का उनकी डिस्टेंस के साथ x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसको टोटल मास के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, देन यू विल गेट x एक्सिस। इसी तरह आपको y इसका मिलेगा पॉइंट, दैट इज 1 mi yi डिवाइड बाय समेशन ओवर mi, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ यस सर। हाँ। इसी तरह आपको अगर z पॉइंट निकालें तो z आपको मिलेगा समेशन ओवर i mi zi डिवाइड बाय समेशन ओवर mi। तो ये एम आई। तीन हमने इसके हाँ, हमने तीन फॉर्मुलिज्म इसको डिफाइन कर दिए, ठीक है। अभी हम इस पे बेसिक छोटा सा प्रॉब्लम भी देख लेंगे, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ मास डिफाइन हो गया, ठीक है। और मींस तो ये आर ऑफ सी एम सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/m समेशन ओवर mi इंटू आर आई, ठीक है। मैंने जरा वेक्टर फॉर्म में लिख दिया और कुछ नहीं, एक्स वाई जेड को, है ना, आर आई के फॉर्म, पोजीशन वेक्टर फॉर्म। पोजीशन वेक्टर आप जानते हैं ना क्या होता है सर ना? ये पोजीशन वेक्टर हमने कैसे किया, मतलब पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये हो गया ना, एक्स आई इंटू एक्स प्लस सर आपकी वॉइस क्लियरली नहीं आ रही। के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। तेरी सब्जी चले वो। हेलो, अभी क्लियर आ रहा हाँ है? yes, सर। हेलो। अभी क्लियर आ रहा है? अभी क्लियर आ यस रहा सर, है? स्क्रीन चले हेलो, गए। अच्छा हाँ, वो मैं शेयर करता हूँ ना, सर just wait, wait, wait. हाँ हाँ, हेलो, हाँ हाँ यस अभी सर, ठीक है? स्क्रीन इज नाउ विजिबल। अभी ठीक है, वॉइस ठीक है अभी? हाँ हाँ यस सर। हाँ हाँ, तो मैं बोल रहा था ये कैसे लिखा है, ये मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो देखें, इसको आर आई जो कि पोजीशन वेक्टर है हमारा, ये पोजीशन वेक्टर समझ रहे हैं ना, हाँ हाँ यस सर। इसको हम इसमें रख देते हैं कैपिटल एम डिवाइड बाई, तो इसको लिख सकते हैं हम समीशन ओवर आई एम आई एक्स आई, ठीक है, इनटू, ये आपका एक्स डायरेक्शन में हो गया, इस एक्स डायरेक्शन, एक्स कैप प्लस आई एम आई वाई आई इंटू वाई कैप प्लस समीशन ओवर आई एम आई
ZI into Z कैप, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो ये आपका है ना, तो इस तरीके से हमने इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया ना, ये आपका है ना। तो ये आपका, और इधर RCM क्या हो गया, इधर देखें, इट्स कैपिटल X इंटू एक्स कैप प्लस कैपिटल Y इंटू आई कैप कैपिटल Z इंटू जेड कैप इक्वल टू 1/m, ये आपका पूरा क्वांटिटी आई। देखो वही मिल गया आपको, कंपेयर करेंगे तो पकड़ लिया ना आपने। हाँ यस। हाँ तो ठीक है, ये आपको यू विल गेट द आइडिया अबाउट। हाँ अब देखिए, अगर आप इफ़ यू कंपेयर योर एक्स एक्सिस तो आपको ये मिल जाएगा, वाई एक्सिस कंपेयर करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और जेड को है तो वही ऊपर वाले रिजल्ट मिल जाएंगे जो कि मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, शॉर्ट वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो दिस इज अवर क्या हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम हो गया, है ना। ये हमने अब इस पे हम एक फटाफट प्रॉब्लम कर लेंगे, देन यू विल गेट क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो हम देखो एक यहाँ पे क्या करते हैं, 4 पार्टिकल्स, एक हम सिस्टम लेते हैं, या आई चूज स्क्वायर, है ना, एक स्क्वायर लेते हैं, और ये स्क्वायर आपका एक्सिस पे रखा हुआ है, यानी ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। एंड दिस इज योर द अबव वन इज योर वाई एक्सिस, या सो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसके यहाँ पे इस पॉइंट पे एक मास रखा हुआ है, दैट्स योर, एक मास हमने ले लिया, दैट्स योर एक स्मॉल है, और यहाँ पे एक मास हमने इस कॉर्नर, चारों कॉर्नर पे एक मास रखा हुआ है, यहाँ पे रख दिया हमने 2m, ठीक है। आई यूज सम डिफरेंट कलर, ओके। एक यहाँ पे मास रखा हुआ है, ये मास जो कि इसका मास है इट्स 3m, और एक मास यहाँ पे रखा हुआ है जिसका मास है आपका 4m, ठीक है। तो हमें इस पूरे सिस्टम का क्या लोकेट करना है, वी हैव टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास, यही प्रॉब्लम आता है आपके यहाँ सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के लिए, ठीक है। तो या तो स्क्वायर आ जाता है या ट्रायंगल आ जाता है। तो अब हम देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक्स सेंटर ऑफ मास है इसका, कहीं इसका है ना, अब हम इस पे एक पॉइंट, एक ऐसा जो कि इसका सबसे पहले हम एक्स एक्सिस निकालते हैं इसकी ना, ये 2 डायमेंशन प्लेन है, एक तो एक्स हो गया, एक वाई हो गया, जेड तो है नहीं इसमें। तो सबसे पहले हम एक्स निकालते हैं इसका सेंटर ऑफ मास, तो हमें पता है विच इज समेशन ओवर आई एम आई एक्स आई डिवाइड बाई आवर समेशन ओवर एम आई, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया समेशन ओवर, तो यानी फर्स्ट का मास हो गया आपका, फर्स्ट का जो एम एम है ना, एम इंटू इसका डिस्टेंस, तो ये तो ओरिजिन पे रखा हुआ है तो 0 एग्जैक्टली, प्लस 2m एक्स 2m या इसका डिस्टेंस हम a ले लेते हैं, इसे डिस्टेंस a, इसे स्क्वायर ऑफ लेंथ a, ठीक है, a और ए, तो इसका m 2m इंटू a, ठीक है, प्लस 3m इंटू 3m ए, हाँ a, अब y एक्सिस पे ले लिया ना, y x एक्सिस पे तो ये है, इट्स y एक्सिस पे इट्स a, ठीक है, एंड प्लस फोर्थ वन इज 4m, ठीक है, which is हाँ which is 0 from your x axis, so this is your 0, है ना। सारे जो आपके x के पॉइंट थे वो हमने देख लिए, डिवाइड बाय टोटल मास, यानी m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, हाँ तो ये हो गया 3 10, हाँ तो इट्स 10 ना, 10, हाँ 10 हाँ इट्स 10m, इट्स 10m, तो ये आपको देगा ऊपर हो गया आपका 3 to 6, तो 6ma डिवाइड बाई 10m, तो यहाँ से आपको मिल गया इट्स 3/5 3/5 ना। हाँ तो हाँ एक मिनट में, ये थोड़ा थोड़ा ये 3 2 + 5 हुआ ना, ये ऊपर 5 है, हाँ ऊपर 5ma डिवाइड बाई 10m, तो ये m से m कट गया, और ये 5 2 × 10, तो आपको x एक्सिस पे मिल रहा है इट्स a/2, ठीक है।
नाउ इसी तरह हम y पे निकाल लेते हैं व्हाट इज, है ना, y पे जरा देख लेते हैं y पे। तो y पे हाँ एक बार देखें कैलकुलेट करके आप भी, तो y है ना, कर रहे हैं कैलकुलेट। हाँ 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 एक बार कीजिए, थोड़ा आपका वो हो जाएगा प्रैक्टिस, तो आपको फिर डिफिकल्टी नहीं होगा ना इसको। 7/10 है। या तो आपको मिल गया 7/10a, 7a/10, यानी y आपको मिल गया 7a/10, ठीक है। सो नाउ योर सेंटर ऑफ मास इज योर, कितना हो गया सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास इज योर a/2 कॉमा 7a/10, ठीक तो है। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। हाँ एग्जैक्टली, सेंटर ऑफ मास का वही तो हम कर रहे थे, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड तीनों, है ना। तो एक और मेरी बात क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर ये मान लो चारों मास आपके सेम हो जाते, इफ दे आर इक्वल मास, तो कितना आता है हम्म, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास, हाँ अगर चारों इक्वल मास होते, मतलब हाँ, 3m 2m ना होता तो कितना हो जाता। तो हाँ कितना हो गया, ये हो जाता हमारा a/2, a बाई a बाई नो a/5। a/5। नहीं नो, वन डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ। हाँ कैलकुलेट कर लीजिए थोड़ा सा, हम्म, है ना, तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर चारों मास इक्वल होते, है ना, हम्म, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ से होगा। हाँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास दोनों का a/2 हो जाता। दोनों का a/2 हो जाता, है ना। हम्म, ना तो ये a/2 आपका ये आपका a/2 एक्सिस, तो यानी इसका मतलब है a/2 समवेयर यहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस, और y एक्सिस समवेयर है ना, तो ये तो सेंटर से मतलब एकदम होके जाता, अगर चारों मास इक्वल होते तो इसका सेंटर ऑफ मास ये हो जाता, will lie बट exactly at the center। एट दैट सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर, ठीक है ना। हम्म, तो दिस इज अबाउट, ये हो गया डिस्क्रीट सिस्टम, है ना, यानी चारों हम्म, पार्टिकल आपके इस तरीके से सेट बने हुए थे और आपने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। बट नाउ वी आर इन कॉन्टिन्यूअस बॉडी का भी सेंटर ऑफ मास हमें निकालना होता है कि भाई कॉन्टिन्यूअस बॉडी आपका का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो वो थोड़ा बात करते हैं। ये तो डिस्क्रीट के लिए हो गया, डिस्क्रीट के लिए फॉर्मूला है जो कि है हमारा, ये मैंने लिख दिया, ये फॉर्मूले आपके डिस्क्रीट के लिए, ठीक है। जरा कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस के लिए देयर इज नो प्रॉब्लम, और ये कॉन्टिन्यूस बॉडी का जो है, एक तो इस पे जो प्रॉब्लम आएगा वो इस पे ऐसे आता है आपके यहाँ ओके, हेलो। हाँ हाँ, ये यस सर। हाँ तो मैं बता रहा था कि डिस्क्रीट के लिए तो ऐसा एक प्रॉब्लम आता है ना, बट जो कॉन्टिन्यूस के लिए वो एक रॉड का छोटा सा एक डेरिवेशन है आपका। वैसे तो बहुत सारा है, सेमी सर्कल और ये कई सारा, बट हम सिर्फ रॉड का करेंगे, है ना, कि रॉड का कैसे निकाला जाए। नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर डिस्कशन इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडी, ठीक है। इसका जरा हम सेंटर ऑफ मास निकाल के देखेंगे कि क्या होता है। तो लेट्स गो, या तो सेंटर ऑफ मास जो कॉन्टिन्यूस बॉडी का है दैट इज डिफाइंड एज, ठीक है, तो उसमें हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, है ना, वी टेक ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। तो उसका हम एक एग्जांपल भी करेंगे, तो पहले हम इसका फॉर्मूलिज्म देख लेते हैं। तो अगर सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है कॉन्टिन्यूस बॉडी, तो ये इज डिफाइंड एज 1/M, विच इज टोटल मास ऑफ द बॉडी, इंटू इंटीग्रल ओवर एक्स इंटू डी एम, यानी एक डीएम मास हमने ले लिया जो कि किसी एक्स पॉइंट पे आपका जो कि सिचुएटेड है ना, तो वो उसका लोकेशन इनटू दैट स्मॉल डीएम, ठीक है।
और y कोऑर्डिनेट इसका हो गया, दैट इज y इज इक्वल्स टू 1/m। वही समेशन इंटीग्रेशन में बदल गया, देखा ध्यान से आपने? वो जो समेशन था दैट विल कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। ठीक है, हाँ, और वो जो इसका समेशन ऑफ mi था वो आपका dm हो गया। ठीक है, तो दिस इज फॉर योर कॉन्टिन्यूस बॉडी, m इंटीग्रल ओवर z dm। ये आपका डेफिनेशन हो गया। तो हम सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड के लिए निकालेंगे, आपके सिलेबस में रॉड के लिए ही है, वैसे तो और भी कई सारे होते हैं जिनका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, बट आपका सिर्फ रॉड के लिए ना। सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म, क्या हो गया, स्क्वायर रॉड। इसका हम जरा सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। ठीक है, और तो जैसा कि फॉर्मूलेज में गिवन है कि आपका हम पहले इसका छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। सपोज आई चूज ए यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, आई चूज ए यूनिफॉर्म रॉड या एक मैं यूनिफॉर्म रॉड ले लेता हूँ, है ना, ये here। ठीक है, ये आपका एक यूनिफॉर्म रॉड सा हो गया, और ये रॉड आपका इट्स इन एक एक्सिस है, इसमें ओनली एक्स। ठीक है, इट्स इन एक्स एक्सिस पे इस तरीके से डिफाइन है, और इस पे एक छोटा सा इसमें एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट dx। ये हमने छोटा सा मास एलिमेंट dx ले लिया। ठीक है, ओके, स्मॉल एलिमेंट dm ले लिया। ठीक है, और नाउ ये आपका dm का जो डिस्टेंस है, लोकेशन फ्रॉम योर ओरिजिन, इट्स x। ठीक है, तो x अब इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, लेकिन इससे पहले हम जरा इस स्मॉल मास dm को जरा निकाल लें। व्हाट इज दिस स्मॉल मास dm? ठीक है, तो दिस स्मॉल मास जो आपको देखें, सो द मास पर यूनिट लेंथ जो होगा, है ना, अगर आप इस मास पर यूनिट लेंथ, यानी जितना मास पर यूनिट लेंथ है आपका, और उस यूनिट लेंथ से अगर आप dx को मल्टीप्लाई कर दें, सो दैट विल गिव यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ dm। समझ रहे हैं कि नहीं? मास पर यूनिट लेंथ आपको बता देगा, देखो मास पर यूनिट लेंथ हो गया आपका कि एक यूनिट में किस तरीके से मास आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और उसको अगर स्मॉल dx से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, देन दैट विल गिव यू डिफाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस dm। ये पॉइंट आपको समझ में आया? हाँ, यस। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड हमारी यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म है तो मास है ना, आपको द मास पर यूनिट लेंथ वो आपको डिफाइन कर देगा ना कि वो यूनिट लेंथ का मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो आपका जो dx में होगा वो dm को डिफाइन कर देगा। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया हमारा dm। ठीक है, तो इस dm का एक्चुअली हम यूज करेंगे, वी विल यूज दिस dm इन अवर फॉर्मूलिज्म। तो अगर हमारा जो फॉर्मूला है वो x एक्सिस के लिए काम आएगा, क्योंकि हमारा जो मोशन है, मतलब जो आपका मोशन कह रहा हूँ मैं, जो कि आपका रॉड है विच इज वन डायमेंशन ना, तो हम यहाँ से फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, दिस इज कैपिटल X 1/m इंटीग्रल ओवर x इंटू dm। ठीक है, अब यहाँ पे हम जरा dm का वैल्यू पुट कर दें, तो देखें हम इसमें dm का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गया आपका 1/m इंटीग्रल ओवर m/l। ठीक है, m/l इंटू x इंटू m/l। ठीक है, इंटू dx। ये हो गया हमारा। इसको थोड़ा मैं और क्लियर लिख देता हूँ, तो इट्स 1/m इंटू m/l तो बाहर आ जाएगा आपका, क्योंकि कांस्टेंट है, m/l बाहर है, इंटीग्रल ओवर इट्स योर x इंटू dx। और लिमिट क्या हो गई, तो ये ओरिजिन से लेके हम ये l, रॉड की लेंथ l है, तो 0 0 टू टू 0 टू हाँ L है, ओके, लेंथ ऑफ द रॉड, ओके, यस। ठीक है, तो नाउ वी वांट्स टू इंडिकेट, देखें आप इसको इंडिकेट करके एक बार।
तो इंटीग्रेट ये m से m कट गया आपका 1/L, तो कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन? 1L x 2 x square by 2L। हाँ, x²/2, और इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे 0 to L, तो ये आपको देगा 1/L इंटू L²/2 माइनस 0, यहाँ से आपका आ गया 1/L, या तो इट्स L से आपका L ये रिमूव हो गया, तो इट्स L/2, ठीक है, इट्स L/2। हाँ, तो ये हमने L/2 निकाल लिया इसका। सो दिस इज अवर सेंटर ऑफ मास जो इस रॉड का होगा, दैट विल गो फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, दैट इज सेंटर ऑफ मास, ये हो गया आपका विच इज L/2, 0, 0, ठीक है, क्योंकि रॉड के जस्ट बीच में से होके इसका सेंटर ऑफ मास जाएगा। सो दिस इज, यानी रॉड जो सेंटर ऑफ मास विल गो फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड। और फिर सेंटर ऑफ मास के बाकी दोनों कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे। हाँ, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस में लिया ना, जैसे कि अगर आप ऐसी बॉडी लेते जिसमें 2 डायमेंशनल बॉडी है, जैसे कोई सर्कल ले लें, है ना, कोई ओके प्लेन ले लें, तो उसका फेल होता है, वो आपके एक्चुअली सिलेबस में नहीं है। वैसे तो आपका डिस्क आ गया, मान लो आप डिस्क ले लो या सेमी सर्कुलर प्लेन ले लो, है ना, उसका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन शायद थोड़ा सा टिपिकल है, उसमें थीटा कोऑर्डिनेट आ जाता है, आर थीटा, शायद इसलिए उसको नहीं रखा। आपके जो 11th में जो सिलेबस में है दैट इज ओनली रॉड का ही है, इसलिए मैं सिर्फ रॉड का ही करा रहा हूँ, है ना। ओके, ठीक है, तो ओके, सो नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास का मोशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, या कि भाई सेंटर ऑफ मास जो होगा दैट एक्चुअली नेवर चेंजेस, इट नेवर मूव्स। अगर वो फिक्स है तो फिक्स रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो वो कॉन्टिन्यूसली आपका मूव करेगा, यानी अगर वो सेंटर ऑफ तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में है कि द सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव इन रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन, इन ट्रांसलेशनल मोशन द सेंटर ऑफ मास मूव्स। हाँ, बट एक इसमें भी एक पॉइंट है कि मान लो सेंटर ऑफ मास दो बॉडी हैं, वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है, अलग अलग मास की, तो उनका सेंटर ऑफ मास उस समय भी फिक्स रहेगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑन सेंटर ऑफ मास अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स विल एक्ट ऑन दैट सिस्टम। ओके, एक ये भी पार्ट है जो थोड़ा सा मोशन ऑफ, है ना, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्चुअली आज का जो हमारा पूरा लेक्चर था दैट इज टोटली बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास। कल हम थोड़ा रोटेशनल मोशन पे बात करेंगे, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में बस इतना ही है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑन सेंटर ऑफ मास व्हिच इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, तो है ना, तो इस पे हम थोड़ा सा आज बात करेंगे। तो मोशन ऑफ सेंटर मास में सपोज 2 पार्टिकल्स आप ले लो, सपोज 2 पार्टिकल, a particle A which has mass m1 and there is particle B which has mass m2 and they are coming towards each other, ये एक दूसरे की तरफ आपके आ रही हैं, ये और ये, ठीक है। सो इन दोनों का एक सेंटर ऑफ मास होगा जहां पे वो मीट करेंगे, हाँ, है ना। तो सपोज द सेंटर ऑफ मास एट टाइम t is situated at, सपोज अभी ये the center of mass, the center of mass at time t is situated at, ठीक है, which is capital X is equals to m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2, ठीक है। हाँ, नाउ एज जैसे आपका ये x1 और x2 जो है आपके, ये आपके चेंजेस होंगे क्योंकि आपका x आपका सेंटर ये मूव कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आपका सेंटर ऑफ मास यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वी कैन डिफाइन v as cm, क्योंकि वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास दैट विल डिफाइन एज m1, हाँ v1, है ना, हेलो,
इस m1 हाँ v1 हाँ, इसमें हाँ एक या डाउट ऐसे है, देख ले, मतलब आप पूछे। जो m1 जो सेंटर ऑफ मास x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 हाँ x2, इसमें x1 और x2 क्या है? हाँ तो देखो जब t टाइम है, मान लो सपोज एनी t टाइम, द कोऑर्डिनेट ऑफ m1 इज डिफाइंड एज x1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ m2 इज डिफाइंड एज x2, बिकॉज इट्स अ वन डायमेंशन में मूव कर रहे हैं आपका, ये वन डायमेंशन एक्सिस में दिखाएं तो इट्स वन डायमेंशन। तो जिस पर्टिकुलर टाइम में आप दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालना चाह रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में m1 का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x1 एंड m2 का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x2। ओके। ओके, this is the point कि अब now we want to calculate the center of mass of velocity of center of mass। ये हो गया dx upon dt, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं m1 dx1 upon dt plus m2 dx2 divided by dt divided by total mass which is m1 plus m2, so which is equal to m1 v1 plus m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ वी वांट टू वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस या सो एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज a of cm which is again, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे which is dvcm divided by dt which will give you m1 a1 plus m2 a2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो यही पॉइंट है आपका कि सेंटर ऑफ मास इन दिस केस यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंटर ऑफ मास आपका दैट एक्चुअली जीरो। व्हाई? जब तक ये आपका कोई इसमें एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेंगे तब तक इट विल गिव यू जीरो, बिकॉज योर अभी हम देखते हैं इसमें, क्योंकि a1 जो आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है यानी एक पार्टिकल आपका ये इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो इट्स अप्लाइंग ए फोर्स यानी a1 विच इज योर इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन a, फोर्स एक्टिंग ऑन a इज योर f। ठीक है, f और फोर्स जो b पे लगेगा दैट इज योर माइनस f। हाँ ठीक है, m1 एंड जो b पे फोर्स लगेगा दैट इज a2 विच इज योर माइनस f अपॉन m2। ठीक है, so in this case you can see your center of mass which is in this case your क्या हो गया, center of mass ACM is your जीरो। हाँ एग्जैक्टली जीरो है ना। तो इट मीन्स कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स टू पार्टिकल सिस्टम में एक्ट नहीं कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे रहेगा, यानी अगर सेंटर मास यहाँ पे भी है तो कितना भी मूव करें ये फिक्स ही रहेगा, इट विल नॉट मूव, है ना। तो दिस इज द एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ सेंटर मास। So that the center of mass is only works due to your external force, yeah, due to only external force, not only. So your center of mass, that's why is defined as the acceleration of center of mass is defined as m of ACM is defined as only some external force. ठीक है, और only some external force. Okay, so this is yeah. जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल के मोशन की वजह से देयर इज नो सेंटर ऑफ मास। ओके, सो ये आज हमने टॉपिक जो हमारा लेक्चर था दैट इज टोटल सेंटर ऑफ मास। अब हम कल इसमें जो करेंगे वो थोड़ा रोटेशनल मोशन पे काम करेंगे, रोटेशनल मोशन। हाँ, तो टोटल मास ऑफ बोथ द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स हाँ हाँ इनटू द हाँ, व्हाट इसको ऐसे 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 देख लें, समीशन ओवर आई एम आई ए आई इज इक्वल टू योर एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स की वजह से कोई इसमें सेंटर ऑफ मास इज जीरो है। ठीक है, तो इसको समीशन के फॉर्म में मैंने लिख दिया। ओके, हाँ, ये हो गया हमारा आज का फिर टॉपिक। फिर हम अब कल हम रोटेशनल डायनेमिक्स पे थोड़ा काम करेंगे, यानी टॉर्क वगैरह क्या होता है इसके बारे में थोड़ा। तो टॉर्क नहीं, इससे पहले हमें थोड़ा उसकी इक्वेशन और मोशन के बारे में बात करना होगा। वो शायद अभी मैंने नहीं करा ना, थीटा ओमेगा और अल्फा के बारे में, या बता रखा है थोड़ा सा मैंने? हाँ सर, आपने बता रखा है। हाँ फिर ठीक है, फिर हमें उस पे फिर हम सीधे उस पे मूव कर जाएंगे।
टॉर्क वगैरह पे। एक्सेलरेशन अल्फा हो जाएगा। हाँ, v इज इक्वल्स टू ना तो आर ओमेगा, है ना, फिर उसके बाद वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी, v ओमेगा, हाँ, ओमेगा हो जाएगा। और आर अल्फा। ठीक है, फिर हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स। ओके, फिर आज का लेक्चर हम ओके यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके ओके, गुड नाइट।